नमस्कार, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। भाजपा का लिस्ट आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ गोड्डा के पूर्व और वर्तमान में भाजपा से चुनाव लड़ने वाले गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी मौजूद हैं। भाजपा का लिस्ट जारी होते ही सभी चीज़ों से अटकनें दूर हो गई और बता दें आपको कि गोड्डा में ये भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, गोड्डा से रिलेटेड बातचीत करेंगे, जनता के बीच जो हम जा रहे हैं उनके सवाल हैं उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका जिला जोहार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज जी। लिस्ट जारी हो गया है सर, क्या कहिएगा इस लिस्ट पर? देखिए, लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी का जारी होता है काफ़ी पारदर्शी तरीके से जारी होता है। इसमें कई एक बिंदु हैं और मुझे लगता है 7-8 सर्वे चलते हैं, फिर उसके बाद संगठन का फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद जो आम जनता का फीडबैक है उसका लिया जाता है और तमाम चीज़ों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट जारी होता है। और भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट जारी होना कोई प्रत्याशी के लिए 50% जो है उसका चुनाव के दृष्टिकोण से उसकी कितनी तैयारियां हैं वो दर्शाता है। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुझ पर फिर से भरोसा दिलाया, तीसरी बार मुझे टिकट मिला है और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग जब लड़ेंगे तो तन मन धन के साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतने के लिए, रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए और गोड्डा की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पुनः से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। ये देश आज की डेट में फिर से डबल इंजन लाने का जो चुनाव है उस पर दृष्टिकोण रखते हुए काम करेंगे और यही हम लोगों का लक्ष्य भी रहेगा। इस बार का चुनाव आपके नज़रिए से कैसा रहने वाला है? जनता का क्या समर्थन आपको मिल रहा है? जनसंवाद, आप जनसंपर्क जो है लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। देखिए, मैं तो 24/7 जनता के बीच में रहता हूं और अभी से नहीं, जब से मैं 2016 से चुनाव जीत के आया हूं, पहला ऐसा विधायक होगा जो गोड्डा में कार्यालय खोल के गोड्डा में 365 दिन रहा। पहला ऐसा, और मैं दावे के साथ इस चीज़ को कह सकता हूं, पहला ऐसा विधायक होगा। सब बाहर ही रहते थे पहले, इसके पहले मेरा जो जनसंवाद जनता से 2016 से शुरू हुआ और आज की डेट में मैं सीजनल नेता नहीं हूँ कि चुनाव आया तो फिर मैदान में आ गए, 1-2 साल हुआ तो मैदान में आ गए, चुनाव के दृष्टिकोण से मैं आऊँ। मैं 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। कोई कह नहीं सकता है कि आपके टोला मोहल्ला में नहीं गया हूँ, हो सकता है किसी के घर नहीं पहुँचाऊँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि बूथ तक जाऊँ और बूथ के हर एक जो है एरिया में जाकर डबल दस्तक दूँ। और ये चुनाव के दृष्टिकोण से मुझे लगता है मैं ट्रिपल दस्तक दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की तैयारियाँ शुरू से रहती है। 2019 के जीतने के बाद हमारी तैयारी थी, कहाँ पे हम लोगों ने बढ़त बनाई, कहाँ पे बढ़त नहीं बनाई, उसको कैसे ठीक किया जाए। हम लोग 2019 से प्रयासरत है चीज़ों को ठीक करने के लिए और निश्चित तौर पर ये आपको रिजल्ट दिखेगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद है, पहले भी मिला है, अभी भी मिलेगा और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जनता का आशीर्वाद ना हो, क्योंकि जनता के बीच में रहने वाले विधायक को जनता पसंद करती है और उसी को जिताती है। फिर भी कई लोगों की शिकायत है कि अमित मंडल जो है कि जीतने के बाद दोबारा नहीं आए या फिर उनसे फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अमित मंडल को हम लोग देखे ही नहीं हैं, कैसे हैं वो, शायद बाहर ही रहते हैं। फिर भी कुछ लोगों के सवाल लगातार हम लोगों के सामने आते हैं। वो सवाल होगा, वो सवाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक टोले में जाता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि हर घर में बैठ जाऊँ। 1-2 घर हो सकता है मिस हो गया हो, या हटिया चले गए हों, या बाज़ार चले गए हों, या नहीं हो, तो वो जब वापस आते हैं तो उनको ऐसा लगता होगा कि विधायक से मेरी मुलाकात नहीं हो। तो स्वाभाविक सा बात है। मुझे 3 लाख यहाँ पर वोटर हैं गोड्डा विधानसभा में, 3 लाख वोटर से मिलना असंभव है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी में अगर मैं मिल लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम किया। कुछ एक से तो स्वाभाविक सा कि नहीं मुलाकात हो पाएगी। तो जनता का जो ये चर्चा होती है कभी कभी जो आप बोल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर स्वाभाविक किसी के साथ भी होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, जहां नहीं पहुंच पाए हैं एन केन प्रकार है वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 101% हर जगह कवर किया। लग रहा है कि आप जनता के अंतिम छोर तक गए हैं। जनता के अंतिम छोर तक गए हैं, जनता के अंतिम छोर के समस्याओं को सुना है और प्रयास किया है उसका निदान हो। और जो शेष बचा हुआ है, मैंने कहा है कि 100 दिन के कार्यकाल में तीसरी बार जीतने के बाद उनका प्रयास करूंगा। अभी तक लगातार अभी भी जितने शिलान्यास जो है कि आपके द्वारा किया जा रहा है, कुछ ऐसे भूतपूर्व जो शिलान्यास हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब भी सर से बात होती है या विधायक जी से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि सरकार बदल गई, हम क्या करेंगे। इस पर क्या करें? उदाहरण के तौर पर मैं कुछ समझना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर कोई ऐसे 1-2 आपके पास दिमाग में कुछ हो तो आप मुझे बताएं तो उसका। पथरा बेलारी रोड है, वो भी शिलान्यास हुआ और नहीं हो पाया। देखिए, पथरा बेलारी रोड की 11 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी। 2019 में मैंने स्वीकृत कराया था, उसका शिलान्यास किया था, काम भी शुरू हुआ, 60% काम भी हो गया। जो हेमंत सोरेन की सरकार है उस
ठेकेदार को इतना टॉर्चर किया, जो मंत्री हैं ठेकेदार को इतना टॉर्चर किया कि आज वो ठेकेदार काम छोड़ के चला गया है। तो हेमंत सोरेन की सरकार में जिस प्रकार से ठेकेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है काम कराना। बावजूद इसके 4.5 करोड़ का एडिशनल वर्क जो बच गया था, उस ठेकेदार को मैंने ज़बरदस्ती ब्लैकलिस्ट कराकर, डिबाड़ कराकर 4.5 करोड़ का फिर से मैंने स्वीकृत कराया। अब बताइए कि कितनी विषम परिस्थिति है और इस विषम परिस्थिति में काम करना इस सरकार में कितना मुश्किल है। मुझे तो खुशी थी कि जब रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार हुई थी तो 2 दिन में उसकी स्वीकृति हुई थी, और उतना ही दुख है हेमंत सोरेन की सरकार में जो अधूरा काम था वो काम सरकार ने पूरा नहीं कर पाया। उसके अवज में 4.5 करोड़ का मैंने एडिशनल काम निकाला, जिसका काम मुझे लगता है कि ठेकेदार अलॉट होकर शुरू भी हो जाएगा। अभी वर्तमान में गोड्डा में अगर भाजपा की टक्कर होगी तो किससे होगी? अभी 2 प्रत्याशी हैं। एक जयराम महतो की एंट्री हुई है जिसमें से कि काफ़ी भीड़ गोड्डा के मेला मैदान में देखने को मिला। फिर इधर आरजेडी से संजय प्रसाद यादव, जिससे आपके पुराना जो है कि टक्कर लगातार चल रहा है, 5,000 का अंतर था। अभी आपको क्या लग रहा है दोनों को लेकर के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते अब मैं कह सकता हूं कि हमारी किसी व्यक्ति विशेष से टक्कर नहीं है, हमारी विचारधारा से टक्कर है। हमारी विचारधारा में हम लोग चाहते हैं कि अपराध मुक्त वातावरण हो, तो हमारी टक्कर आपराधिक तत्वों से है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त गोड्डा बने, हमारी टक्कर भ्रष्टाचारियों से है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जो है शासनकाल रहे या उनका कार्यकाल रहे जो जनता के सुख में दुख में हमेशा खड़े रहे। ऐसे व्यक्तियों का नहीं हो जो जनता के बीच में जाके जनता में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है सीधे तौर पर ऐसे विचारधारा से, किसी व्यक्ति से नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारधारा की बात करती है। हमारी विचारधारा है कि डबल इंजन की सरकार बना, डबल विकास करे। तो वैसी सरकार से है जो 5 साल तक सोई रह गई। तो हमारी जितनी भी लड़ाई है वो विचारधारा से, व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं होती। इसमें यदि कोई व्यक्ति विशेष का नाम लूँ अभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक से महागठबंधन का अभी तक से क्लियर हुआ ही नहीं है कि वो कैंडिडेट हैं कि नहीं है। महागठबंधन राजद लड़ेगा या जेएमएम लड़ेगी, अभी तो वहाँ पे पेच फंसा हुआ है। तो अभी तो सिचुएशन क्लियर ही नहीं हुआ है, तो अभी कह देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी जयराम महतो की पार्टी से तो हो गया, क्या उसके आ जाने से आपको कोई असर पड़ सकता है? नहीं, जयराम महतो के पार्टी से या कोई भी आए चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने में सबका जो है स्वागत है। और चुनाव जब तक जो भी आके लड़ेगा, मुझे खुशी होगी कि एक हेल्दी कंपटीशन हो, और जो हेल्दी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो अमित मंडल उसके साथ राजनीति प्रतिद्वंदी करने में भी मज़ा आएगा और ईमानदारी के साथ होगी और अच्छे से होगी। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि फेयर तरीके से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, और सभी लोगों का स्वागत है चुनाव आके लड़े। मुझे और खुशी होगी कि और भी विभिन्न लोग आए, चुनाव के मैदान में आए, अपनी भाग्य आजमाएं, क्योंकि लोग आता है चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनाव जीतने की दृष्टिकोण, चुनाव के दृष्टिकोण से, जीतने के दृष्टिकोण से आप आएँ। आप हराने की, वोट काटने के दृष्टिकोण से नहीं आए। आप जब चुनाव में आते हैं तो 100% अपना लगा के चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से आए, तभी मुझे लगता है कि एक हेल्दी कंपटीशन हम लोग करेंगे। अन्यथा फिर क्रेज खत्म होता है, अन्यथा फिर लोगों में जो है दो भावनाएं पैदा होती है। तो वो दृष्टिकोण से जो चुनाव लड़ने आएगा उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं हमेशा वैसे व्यक्ति का समर्थन करता हूँ जो चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से आए। कह रहे हैं लोग, जनता के बीचों में हम लोग जा रहे थे, वहाँ कह रहे हैं कि परिमल ठाकुर के आ जाने से ब्राह्मणों का वोट जो उनको पड़ेगा वो बीजेपी का कटेगा, या फिर महतो समाज से जो वोट पड़ेगा वो बीजेपी का कटेगा। इस पर आप क्या कहिएगा? मैंने कहा आपको कि कटने और कटाने की बात ही नहीं है यहाँ पे। आप चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से आए, आपका वेलकम है। असर पड़ेगा उससे? मैं ये कैसे, ये तो जनता को डिसाइड करना है जो भी करना है। लेकिन मेरा कहना है कि चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति आएगा उसका स्वागत है। चुनाव में वोट काटने के दृष्टिकोण से कोई आएगा तो फिर जनता भी देख रही है, जनता स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। लगातार ये बातें कही जाती है फील्ड में कि अनुकंपा, अभी तक भी ये शब्द दूर नहीं हुआ। इस पर क्या कहें? कौन कहता है? लोग कहते हैं, आपके विपक्षी कहते हैं कि अनुकंपा की नौकरी है ये, अब बदलना है। कौन विपक्षी हैं? आपके विपक्ष में जो आरजेडी के परिवार के लोग हैं। तो वो क्या बोलेंगे? अमित मंडल जिंदाबाद तो कभी नहीं करेंगे। वो तो कुछ, आज की डेट में राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अमित मंडल अपराधी है। आज की डेट में राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि अमित मंडल भ्रष्टाचारी है। आज की डेट में राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि अमित मंडल का कैरेक्टर खराब है। आज की डेट में राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अमित मंडल किसी से तुम ताम करके बात किया है। आज की डेट में राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अमित मंडल ने किसी को थप्पड़ मारा है। आज की डेट में राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि अमित मंडल के अंदर घमंड है। तो मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो क्या बोलेंगे। अनुकंपा के विधायक हैं, ठीक है, आपका मुंह है, आप स्वतंत्र है बोलने के लिए, तो जनता को डिसाइड करना। जनता ने तो मुझे 2016 में भी जिताया, 2019 में भी जिताया, 2024 में वीडियोज़ निकाले जा रहे हैं, पुराने वीडियो, जिसमें आप जनता से जोर के आवाज़ में बात करते हुए दिख रहे हैं, कोई एक व्यक्ति से बात करते हुए दिख रहे हैं, फिर आप भी उस पर जो है कि प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? फिर क्रेडिट लेने की बात आ जा रही है। मैं देख रहा हूँ, आप देखिए, कुछ व्यक्तियों को प्लांट करके दारू पिला के बैठाया जाता है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है, और ज़बरदस्ती उनको बैठा के वहाँ पर ये कहा जाता है कि तुम जाकर झगड़ा करो, ताकि अमित मंडल रिएक्ट करे। किसी की भी तो सीमा होती है बोलने की। यदि आप वो सीमा क्रॉस करते तो उसको बैठाया जाएगा कि नहीं बैठाया जाएगा, आप बताइए। आपको भी पता है कि यदि ऐसा स्पॉन्सर्ड तरीके से हो तो उस स्पॉन्सर्ड तरीके से में आपका क्या कर्तव्य है? गाली सुनना? आप गाली तो नहीं सुनेंगे। तो उसमें निश्चित तौर पर उसको बैठाने की प्रक्रिया होगी, और बैठाने की प्रक्रिया के क्रम में यदि किसी को लगता है कि झल्ला गया है व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि वो उसके मानसिकता को दर्शा रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। और ये चुनाव के दरमियान ये और शुरू होगा, ये मैं आपके चैनल में बोलता हूँ, चुनाव के दरमियान और देखेंगे। अभी लाठी लेके क्या ज़रूरत थी जाने की? लाठी लेके मेरे भाई को जो रोका गया जामजोरी में रिबन काटने से, क्यों किया गया? और लाठी लेके जाने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग तो कभी लाठी लेके किसी को रोकने नहीं गए। हम लोग तो ने किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम फलना गांव नहीं जाओ, स्वतंत्र है सब जाने के लिए। लाठी लेके उसको रोकने की क्या आवश्यकता है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमित मंडल ने फलना से ऐसे बात किया। अभी वो उस चर्चा पर भी जाएंगे सर। उससे पहले एक अभी आपने शिलान्यास किया, लोग कह रहे हैं कि ये शिलान्यास पहले ही हो चुका है, या फिर ये जिला परिषद का कार्य था, उस पर भी लोग सब बता रहे हैं सर आसपास में। इस पर क्या कहिएगा? मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड आपको बोलता हूँ, कोई भी शिलान्यास मैंने जो किया है, एकदम गारंटी के साथ, कोई भी शिलान्यास जो मैंने किया है वो दिखा दे कि वो शिलान्यास स्वीकृत नहीं है, उसका टेंडर निकला है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आप ये गारंटी के साथ बोलिए कि यदि आपने अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को प्रूव कर दीजिए, तो आप चुनाव नहीं ले लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ वो चुनाव लड़े, क्योंकि वो जब चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है फ़ायदा मुझे मिलेगा। बसंतराय क्षेत्र की बात करें सर, तो बसंतराय में आपका लगातार दौरा चल रहा है, वहाँ से जनता से क्या समर्थन मिल रहा है? देखिए, बसंतराय में 2016 में मैंने लीड किया है। 2016 में और 14 में हम लोग सिर्फ मात्र 400 वोट से पीछे थे। तो बसंतराय की जनता ने मुझे वोट किया है, और उसका प्यार आशीर्वाद 2016 में मिला है, 2014 में मिला है। 2019 में किसी कारणवश वहाँ से हम लोग 12,000 पीछे गए हैं। तो जो व्यक्ति एक बार भारतीय जनता पार्टी में बटन दबा देता है, तो निश्चित तौर पर वो भविष्य में भी दबा सकता है। ऐसा ये नहीं है कि बसंतराय से हमेशा जो धारणा बैठी हुई है कि बीजेपी वहाँ से पीछे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। धारणा को हम लोगों ने 2016 में समाप्त किया। अब जब मैं चुनाव में जा रहा हूं, तो चुनाव में जाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक हो या यादव समाज हो या कोई अन्य समाज हो जिन्होंने राजद को वोट किया, आज सबसे ज़्यादा ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिए क्योंकि वहाँ लोग जाते ही नहीं हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले गया है ऐसे लोगों को। उनको पता है कि वो राजद में वोट करेंगे, तो फिर उसके बीच में जाने का क्या ज़रूरत, जब किसी को कोई देखेगा नहीं, किसी को कोई पूछेगा नहीं। तो अमित मंडल तो सबका विधायक है, और सबके पास जाना और सबका आशीर्वाद लेना, वही मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है बसंतराय से अपार जन समर्थन मिल रहा है। सर, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा आपके चुनाव पर इस बार? मोदी फैक्टर में तो विदेश में मोदी का डंका है, तो मोदी फैक्टर तो हमेशा हर चुनाव में रहेगा। और मोदी फैक्टर तो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्ट्रेंथ है, मजबूती है। तो विदेश में भी जाके मोदी जी के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, तो हिंदुस्तान और ऊपर से झारखंड है, तो निश्चित तौर पर मोदी फैक्टर तो है ही है, इसमें तो कोई डिबेट का ही बात नहीं है। 2500 पैसा जो है कि माता एवं बहनों को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि वो तरफ गोड्डा के लोग जाएंगे? इस पर माता बहनों से क्या कहिए? मैं माताओं बहनों से यही कहना चाहूँगा कि 1100 रुपये जब घोषणा किया था, तो आपको अब ये आकलन करना है कि क्या इस सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम 1000 से 2500 वृद्धा पेंशन कर देंगे? क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम 2000 जो है चूल्हा खर्च देंगे? क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि 72,000 रुपये सालाना हम देंगे? क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम चांदी का सिक्का देंगे नवविवाहिता को? क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि महिलाओं के लिए हम लोग थाना ले आएंगे? क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि
5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बेरोजगारी बता देंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने घोषणा किया था, एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। जब उनके महागठबंधन के नेता गाँव जाने लग गए और गाँव में जाके लोग जब उसको खदेड़ने लगे और पूछने लग गए कि इस हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया है, तब उन्होंने चुनाव के लास्ट दिन में मैया सम्मान योजना चालू किया, जिसमें 1000 रुपये वो देने का काम कर रही है। अब बताइए कि ये 2019 में होना चाहिए था कि 2024 में होना चाहिए था। यदि 2019 से इम्प्लीमेंट होता तो मुझे ऐसा लगता है मैया सम्मान योजना एक सही नीयत से होता, सबको 1000 रुपया मिलता, 12 महीने का 12,000 मिलता, 5 साल का 60,000 मिलता। आज 60,000 को ठग के 1000 रुपये दे रही है चुनाव के समय ये सरकार, तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से किया गया काम है। वहीं जो हमारी सरकार है उन्होंने कहा कि हम लोग 2100 रुपये गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवा कर अपनी सरकार बनते ही देंगे, तो इन लोगों ने सगुफा क्या छोड़ा कि ये FIR करा देंगे या इन पे केस करा देंगे, 420 करा देंगे। हम लोग तो बोल रहे हैं कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार में तब आपको मिलेगा। अब इतना हड़कंप है उन लोगों में, उन्होंने कह रहे हैं कि अब 1100 से इसको 2500 कर देंगे। अब बताइए, जो 1100 से 2500 करने में एक रात का इनको फैसला आ गया, तो शुरू में ही 2500 कर देते हैं। शुरू में आप 1100 क्यों करें? अगर आप 2500 एक रात में कर सकते हैं, इसका मतलब आपका नीयत साफ नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता दूं। एक घर में मैं बैठा था और सास पुतोह में झगड़ा लड़ रहा था। सास बोल रही थी कि मेरा जो वृद्धा पेंशन है 6 महीने से नहीं आ रहा है, उसी वृद्धा पेंशन से 1000 रुपये उठाकर मैया सम्मान योजना में पुतोहू को मिल गया, ये मेरा पैसा। और पुतोहू बोल रही है कि जो मेरे पास पैसा आया वो भी आधा अधूरा पैसा है, क्योंकि 500 रुपया तो मैंने घूस देने में डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का कितना प्रभाव है और जनता क्या करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी गोगो दीदी योजना, इस पर जनता को विश्वास है। और भविष्य में भी जो डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया हर महिला के खाते में डालने का काम करेंगे। बाकी फिर आगे चर्चा होगी, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसको हम लोग रोकते हैं और आगे फिर विधायक जी से मुलाकात करते रहेंगे, इनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी बातों को इन तक पहुंचाते रहेंगे। माध्यम हम लोग लगातार बनते हैं, आप लोग का समर्थन रहता है ताकि ऐसे कार्यक्रम हम लोग कर सकें। बाकी चुनाव नज़दीक है और चुनाव के लिए आप लोग घर से निकलिएगा, अपना मत जरूर करिएगा। बाकी और भी तस्वीरें और भी अपडेट देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।